हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इकोलॉजिकल नीश या पारिस्थितिकीय निकेत क्या होता है। तो इकोलॉजिकल नीश किसी बड़े आवास स्थल में किसी छोटे आवास स्थल को कहते हैं जहाँ पर प्रजातियाँ रहती हैं और वहाँ के संसाधनों का उपयोग अपने जीवित रहने के लिए करती हैं। अब किसी हैबिटेट का मतलब होता है वह आवास स्थल जहाँ पे लिविंग स्पीसीज रहती हैं। अब किसी हैबिटेट और निकेत या नीश में क्या अंतर होता है। हैबिटेट को हम कहते हैं स्पीसीज़ का एड्रेस और नीश को कहा जाता है लिविंग स्पीसीज़ का फंक्शनल एड्रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या किसी छोटे आवास स्थल या किसी निकेत या नीश के अंदर दो प्रजातियाँ एक साथ रह सकती हैं। तो इसका जवाब होगा कि एक विशिष्ट एक स्पेसिफिक नीश के अंदर केवल एक प्रजाति रह सकती है। अब इस निकेत की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं गोस लॉ या प्रतिस्पर्धा विस्थापन सिद्धांत। इस प्रतिस्पर्धा विस्थापन सिद्धांत को इंग्लिश में हम कहेंगे कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस लॉ के द्वारा गोस ने यह स्पष्ट किया कि किसी पर्टिकुलर नीश के अंदर एक से ज़्यादा प्रजातियां नहीं रह सकती, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा प्रजातियां रहेंगी तो वे प्रजातियां प्रतिस्पर्धा को जन्म देंगी, क्योंकि किसी भी एक विशेष नीश या निकेत के अंदर संसाधन जो है वो सीमित होते हैं और उन संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा, जिस वजह से ताकतवर प्रजाति दुर्बल प्रजाति को उस निकेत से विस्थापित कर देगी। अब निकेत के प्रकार कितने होंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीश आर देयर। तो निकेत के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1 हैबिटेट नीश। अपने आवास स्थल के आधार पर भी निकेत होता है कि जैसे कोई जीव कहीं पर रहता है, कोई जीव किसी आवास में किसी अलग स्थान पर रहता है तो कोई किसी अलग स्थान पर रहता है। इसको आगे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। फूड नीश, इसका अर्थ है कि जीव जो है वो अपनी भोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप एक विशेष आवास में भी अलग अलग स्थान पर रहते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव नीश। प्रत्येक जीव जो है वो किस समय रिप्रोडक्शन करता है और कहाँ पर रिप्रोडक्शन करता है, तो इस आधार पर भी जो है वो निकेत का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल नीश। प्रत्येक जीव अपनी तापमान की, लैंड शेप की, भूमि की शेप की आवश्यकताओं और ह्यूमिडिटी आर्द्रता की आवश्यकताओं के अनुरूप भी अलग अलग निकेत या छोटे आवास स्थलों के अंदर रहता है। तो ये स्पीसीज या प्रजातियों की आवश्यकता के हिसाब से हमने निकेत को 4 वर्गों में बांटा है। अब ये निकेत की अवधारणा को हम जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन कहता है Which of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organisms। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो दो चीज़ों को एक साथ डिस्क्राइब कर रहा है। पहली बात तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा जीव कहाँ पर रहता है, और दूसरा उसके फंक्शनल रोल को भी वह ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा हो, उसके कार्यात्मक लक्षण को या उसकी कार्यात्मक भूमिका को भी कौन सा ऑप्शन जो है वो स्पष्ट कर रहा है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है इकोटोन। ये इकोटोन क्या होता है, दो इकोसिस्टम्स के बीच के क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। अब ये कह रहा है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, एक बड़े आवास स्थल को हम जो है वो आवास स्थल को हम हैबिटेट कहते हैं। और हैबिटेट किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ पे दो बातें पूछी जा रही हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म प्लस फंक्शनल रोल। तो इन दोनों बातों को डिस्क्राइब करने वाला ऑप्शन रहेगा इकोलॉजिकल नीश। तो मैंने आपको ये बताया कि ये एक छोटा आवास स्थल होता है और ये किसी भी प्रजाति का एक फंक्शनल एड्रेस होता है जो उसके फंक्शनल रोल को डिस्क्राइब करता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, का आंसर होगा इकोलॉजिकल नीश।
अब चौथा ऑप्शन दे रखा है होम रेंज। होम रेंज क्या होता है? होम रेंज वह स्थान होता है जहाँ पे स्पीसीज जो है रह सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक वो मूवमेंट कर सकते हैं उस रेंज को कहते हैं होम रेंज। अब ये जो इकोलॉजिकल नीश का कंसेप्ट है, इसको हम दो उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। ये एक पेड़ है, इस पेड़ को हम कहेंगे एक हैबिटेट। अब इस एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर भी जो है वो कई सारे नीश या निकेत हो सकते हैं। जैसे कि इस एक पर्टिकुलर आवास स्थल या हैबिटेट में कुछ पक्षी ऐसे होंगे जो पेड़ में सबसे ऊपर रहेंगे, तो जो सबसे ऊपर रहेंगे उसे हम कहेंगे पहला निकेत। अब मान लिया इस पेड़ से कुछ फल नीचे गिरते हैं और उन फलों के ऊपर जो है कुछ जीव जो है अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, तो ये तीन नंबर जो है ये दूसरा, ये आपका अगला निकेत होएगा। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इस पेड़ के तने के अंदर जो है वो छेद करके जो है वहाँ पर अपनी भोजन की और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये जो 2 नंबर है ये आपका अगला निकेत होएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पेड़ एक आवास या हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1, 2, 3 ये 3 अलग अलग निकेत जो है वो एक विशेष आवास स्थल या एक हैबिटेट के अंदर है। अब इसी निकेत की अवधारणा को हम एक समुंदर के उदाहरण से समझते हैं। समुंदर या महासागर ये एक बड़ा हैबिटेट या एक बड़ा इकोसिस्टम होगा। अब एक समुंदर के अंदर जो काई होती है जिसको हम शैवाल कहते हैं या इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, ये समुद्र की ऊपरी सतह के ऊपर पाई जाती है। अब ये समुद्र में ऊपरी सतह पर पाई जाती है अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि जो एल्गी या शैवाल होती है दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये सनलाइट का यूज करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनको सनलाइट प्राप्त करने के लिए समुद्र की ऊपरी सतह पर रहना पड़ता है। तो ये शैवाल जो है वो इस समुद्र के अंदर पहले निकेत को रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरे निकेत की बात करते हैं। समुद्र के अंदर आपको पता है मछलियां बीच में रहती हैं, तो जो मछलियां जो है इनकी भोजन की आवश्यकताएं जो है वो समुद्र के अंदर बीच में पूरी होती हैं। तो नंबर 2 जो है ये दूसरे निकेत को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लिया समुद्र के अंदर कोई भी लिविंग स्पीसीज़ है या जीवों की प्रजातियां हैं, वो अगर मर जाती हैं या डेड हो जाती हैं तो वो समुद्र की निचली सतह के ऊपर जमा हो जाती हैं। अब समुद्र की निचली सतह पे जो प्रजातियां जमा हैं उनको डेड एंड डीके करने के लिए बैक्टीरिया जो है उनके ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो समुद्र के अंदर जो है तीसरे निकेत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, समुद्र एक हैबिटेट या इकोसिस्टम है, बट इसके अंदर भी छोटे छोटे आवास स्थल हैं जहाँ पे जीव जो है अपनी भोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप रहते हैं। जैसे हमने देखा समुद्र के अंदर 1, 2, 3 निकेत हैं। तो ये रहा पूरा निकेत के बारे में या नीश के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और अगले टॉपिक में हम आपके सामने लेके आएंगे इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है और एज स्पीसीज़ क्या होती है। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।